नमस्कार दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। इसका कुछ पार्ट पढ़ चुके थे और अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, साथ ही क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। हम यहाँ से शुरू करेंगे। आज विश्व व्यापार संगठन। हमने देखा कुछ बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेश व्यापार में विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया। इन संगठनों का मानना है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक है। कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए। देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियाँ उदार बनानी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन WTO एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो। विश्व के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधों को बरकरार रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों व्यापार पर वर्तमान बहस है। व्यापार व्यवहारों पर वाद विवाद। आपने अध्याय 2 में देखा है कि भारत में अधिकांश रोजगार सकल घरेलू उत्पाद GDP का महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र प्रदान करता है। इसकी तुलना में विकसित देश जैसे अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा मात्र 1% और कुल रोजगार में 0.5%। फिर भी अमेरिका के कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग भी अमेरिकी सरकार से उत्पादन में दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं। इस भारी धनराशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत पर बेच सकते हैं। अधिशेष कृषि उत्पादों को दूसरे देशों के बाजारों में कम कीमत पर बेचा जाता है, जो इन देशों के कृषकों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि विकासशील देश विकसित देशों की सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार अवरोधों को कम कर दिया, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन नियमों को नज़रअंदाज कर दिया और अपने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा है। आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने को कहा, परंतु आप स्वयं यही काम कर रहे हैं। क्या यह मुक्त और न्यायसंगत व्यापार है? संयुक्त राज्य अमेरिका में एक आदर्श कपास क्षेत्र जिसमें हजारों एकड़ भूमि है और जिसका स्वामित्व एक बड़ी कारपोरेट कंपनी के पास है। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। क्या प्रभाव हुआ? विगत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की है। इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, हम कुछ प्रमाण देखते हैं। वैश्वीकरण उत्पादों को स्थानीय विदेशी दोनों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। पहला, विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों और जंक खाद्य पदार्थों में बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। इन उत्पादों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं। इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई हैं। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। हाल के वर्षों में भारत की केंद्र और राज्य सरकारें भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही हैं। औद्योगिक क्षेत्रों, जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, की स्थापना की जा रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता है। विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दे दी है।
आपने अध्याय 2 में देखा है कि संगठित क्षेत्रीय कंपनियों को कुछ नियमों का अनुपालन करना पड़ता है, जिसका उद्देश्य श्रमिक अधिकारों का संरक्षण करना। हाल ही के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट लेने की अनुमति दे दी है। अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय कंपनियों ने जब काम का अधिक दबाव होता है तो लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखती है। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर भी विदेशी कंपनियां अभी भी संतुष्ट नहीं है और श्रम कानूनों में और अधिक लचीलेपन की मांग कर रही है। दूसरा, नई शीर्ष भारतीय कंपनियां बड़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई है। इन कंपनियों में ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया। इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है। टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियाँ, इन्फोसिस IT, रैनबैक्सी दवाइयाँ, एशियन पेंट्स, सुंदरम फास्टनर्स, नट और बोल्ट कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन कॉल सेंटर इसके उदाहरण है। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्टि, डाटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भारत जैसे देशों ने अब सस्ते में उपलब्ध है और विकसित देशों को निर्यात की जाती है। उपरोक्त कार्य परिस्थितियां और श्रमिकों की कठिनाई भारत के अनेक प्रौद्योगिकी इकाइयों और सेवाओं में सामान्य बात हो गई है। आज अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। यही नहीं, संगठित क्षेत्र में क्रमशः कार्य परिस्थितियां असंगठित क्षेत्र के समान होती जा रही हैं। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे सुशीला को अब कोई संरक्षण और लाभ नहीं मिलता जिसका वह पहले उपभोग करती थी। ये उदाहरण के माध्यम से बताया गया है। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। उपयुक्त प्रमाण यह संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है। चूँकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है, तो वैश्वीकरण को अधिक न्यायसंगत कैसे बनाया जा सकता है। न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। आपने सरकार द्वारा किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में पढ़ा है, जैसे सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। यह छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम न हो जाएं। यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधों का उपयोग कर सकती है। न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते भी कर सकती है। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा। विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सारांश देखते हैं। इस अध्याय में हमने वैश्वीकरण की वर्तमान अवस्था का अध्ययन किया। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। यह अधिकाधिक विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की खोज कर रही है
जो उनके उत्पादन के लिए ज़्यादा सस्ते हों। परिणामतः उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा रहा है। देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश अवरोधों को हटाकर वैश्वीकरण को सुगम बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है, जबकि वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता और कुशल, शिक्षित और धनी उत्पादक ही लाभान्वित हुए हैं, परंतु बढ़ती पर से अनेक छोटे उत्पादक और श्रमिक प्रभावित हुए हैं। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों का सृजन करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों से सभी की बेहतर हिस्सेदारी हो। तो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। इसके अंतर्गत मुक्त व्यापार, पूंजी का मुक्त रूप से प्रवासन एवं श्रम की गतिशीलता आदि शामिल होती हैं। इसमें निम्न समाविष्ट मान सकते हैं, जैसे विदेशी व्यापार में वृद्धि, उत्पादन की तकनीकों का निर्यात, आयात, एक देश से दूसरे देश में पूंजी और वित्त का प्रवाह है, एक देश से दूसरे देश में लोगों का प्रवास। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोध लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरांत भारत सरकार ने विदेशी व्यापार में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था, क्योंकि उस समय स्थानीय उद्योग को संरक्षण की जरूरत थी ताकि वह पनप सके। इसलिए भारत में विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाए गए थे। सन 1991 की शुरुआत से नीतियों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, क्योंकि सरकार ने यह महसूस किया कि अब भारतीय उत्पादों को विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ चुका है। इस प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादों के प्रदर्शन गुणवत्ता में सुधार होना अवश्यम्भावी था। थर्ड क्वेश्चन हमारा, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को श्रमिकों की संख्या पर नियंत्रण रखने में मदद करेगा। फिर कोई कंपनी श्रमिकों की मौसमी मांग के हिसाब से नियोजन कर सकती है या उन्हें काम से हटा सकती है। कम मांग की स्थिति में किसी भी कंपनी को अतिरिक्त श्रमिकों को ढोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे कंपनी के मुनाफे में सुधार होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं? दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरीकों से उत्पादन या उत्पाद पर नियंत्रण स्थापित करती हैं, जैसे कई MNC किसी स्थानीय कंपनी साझा वेंचर करती हैं ताकि उनका काम शुरू हो सके। स्थानीय कंपनी को स्थानीय बाजार में व्यवसाय के माहौल के बारे में बेहतर पता होने की वजह से MNC को इससे मदद मिलती है। इसके अलावा स्थानीय कंपनी का व्यवसाय का ढांचा पहले से ही जमा हुआ होता है। जब बिजनेस एक निश्चित अनुपात में बढ़ जाता है तो MNC साझा समझौते को तोड़ देती है और फिर एक स्वतंत्र कंपनी की तरह काम करती है। इससे उसे अपने बिजनेस पर बेहतर नियंत्रण हासिल करने में मदद मिलती है। कुछ MNC पहले दिन से ही स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू करती हैं। कुछ MNC केवल स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन करती है और वही कुछ अन्य निर्यात के लिए उत्पादन करती रहती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए? विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण इसलिए चाहते हैं ताकि उनके देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों में सस्ते श्रम व अन्य संसाधनों का लाभ उठा सके। इसके अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है। इसलिए मेरा मानना है कि विकासशील देशों को विकसित देशों से भी मांग करनी चाहिए कि वे भी अपनी नीतियाँ उदार बनाएं तथा किसानों को आर्थिक सहायता बंद करें तथा व्यापार पर अवरोधों को समाप्त करें। विकसित देशों को भी विश्व व्यापार संगठन नियमों का पालन करने चाहिए ताकि व्यापार दोनों ओर से चल सके। सिक्स क्वेश्चन है,
वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इसका तनिक अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण से भारत में व्यापार करने के ढंग में और लोगों के रोजमर्रा के जीवन में बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन अभी भी आबादी एक बहुत बड़े भाग तक इसका लाभ नहीं पहुंच पाया है। इससे स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। दूसरी तरफ अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है। श्रम कानूनों में अधिकाधिक लचीलापन होने के कारण श्रमिकों का शोषण हुआ है। अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय कंपनियों में कम काम का अधिक दबाव होता है, जो लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखती है। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल उपभोक्ता वस्तुओं व सेवाओं में निवेश करती हैं, जिनके खरीदार संपन्न वर्ग के लोग। इसका गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है। व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण से अभिप्राय है कि विदेशी व्यापार विदेशी निवेश से अवरोधों को हटा दिया जाता है, जिससे विभिन्न देशों के बाजारों उत्पादों में एकीकरण होता है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं, सेवाओं, निवेश तथा प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति ने भी वैश्वीकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। यदि वस्तुओं सेवाओं का सुगमता से आयात निर्यात किया जा सकेगा तो विदेशी कंपनियां अपने कार्यालय और कारखाने आसानी से स्थापित करने में सक्षम होंगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों के द्वारा ही विदेशी व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई है। अधिक निवेश व व्यापार के द्वारा ही विभिन्न देशों के उत्पादन का एकीकरण संभव हुआ है। इससे विश्व के देश एक दूसरे से निकट आ रहे हैं। इस तरह व्यापार निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में सहायता पहुंचा रहा है। 8th क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है। यहाँ दिए गए उदाहरण से भिन्न उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। विदेशी व्यापार से विश्व के विभिन्न बाजार आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे उनका एकीकरण होता है। इसे समझने के लिए मोबाइल फ़ोन का उदाहरण लेते हैं। मोबाइल फ़ोन बनाने वाली मुख्य कंपनियां अमेरिका और यूरोप में हैं। इन देशों में उत्पाद का डिजाइन तैयार होता है। मोबाइल के अलावा अलग अलग पार्ट पूर्व एशियाई देशों मलेशिया, चीन, ताइवान में बनते हैं और उन्हें चीन या भारत में असेंबल किया जाता है। फिर अंतिम उत्पाद को पूरी दुनिया में बेचा जाता है। यह उदाहरण विश्व के कई बाजारों के एकीकरण को दर्शाता है। 9th क्वेश्चन है, वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 20 वर्ष बाद विश्व कैसा होगा? अपने उत्तर का कारण दीजिए। वैश्वीकरण के भविष्य में जारी रहने के कारण विश्व के विभिन्न देशों से वस्तुओं, सेवाओं, तकनीक, पूंजी आदि का आदान प्रदान बंद हो जाएगा। इसलिए आज से 20 वर्ष बाद विश्व एक ही बाजार बन जाएगा। हम दुनिया की किसी भी कोने में स्थित कंपनी को अपना ऑर्डर दे सकते हैं। इंटरनेट की सुविधा के कारण हम किसी भी उत्पाद को अपने अनुसार फेरबदल करके मंगवा सकते हैं। यातायात के तीव्र साधनों के कारण कोई उत्पाद दुनिया के किसी भी कोने तक कम से कम समय में डिलीवर किया जा सकेगा। 10th क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आप लोगों को तर्क करते हुए पाते हैं। एक कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश के विकास को क्षति पहुंचाई है। दूसरा कह रहा है कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की है। इन लोगों को आप कैसे जवाब दोगे? मुझे लगता है कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में मदद मिली है। आज के युग में हम बिना वैश्वीकरण के उन्नति नहीं कर सकते। हालांकि वैश्वीकरण से भारत के सामने नकारात्मक सकारात्मक दोनों ही नतीजे आए हैं, परंतु लोगों ने सकारात्मक प्रभाव को ही कहीं अधिक महसूस किया है। भारत जैसे देश में जहाँ पूंजी की कमी है तथा श्रम अधिक मात्रा में पाया जाता है, वैश्वीकरण के कारण इनका उपयोग सही हो रहा है। कोई भी देश अपने ही देश में सब कुछ पैदा नहीं कर सकता। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां बीमा, बैंकिंग, खाद्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं। इस प्रकार के निवेश देश के लोगों को विभिन्न प्रकार से लाभान्वित कर रहे हैं। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप कई छोटे उत्पादकों और श्रमिकों को नुकसान हुआ है, इसलिए उन्हें वैश्वीकरण के लाभों को साझा नहीं किया है। सरकार को वैश्वीकरण को अधिक निष्पक्ष बनाने की कोशिश करनी चाहिए। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए
अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा वेस्टर्न लाभों को सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। ठीक है दोस्तों, और आगे बड़े क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और मेन क्वेश्चन भी समझ लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।